हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो अध्ययन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 7th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अरब भूगोल बेटा अल इदरीसी ने 1154 में एक मानचित्र बनाया था। वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो अरब भूगोल बेटा जो अल इदरीसी था वह 1154 में एक नक्शा बनाया था और वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा था और भारतीय उपमहाद्वीप को इसमें दर्शाया गया है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था उसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है सीटेट में कि अरब भूगोलवेत्ता का नाम क्या है, तो अल इदरीसी, या फिर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें क्या चीज़ को दर्शाया गया है। तो आप लोगों को 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा तो भूमि से समुद्र तक दर्शाया गया है, उसमें दिखाया गया है, भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है उस मानचित्र में। यह मानचित्र है अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया है। आप लोग देख लीजिए, यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के द्वारा बनाया गया मानचित्र है। 2 मानचित्र है। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में एक मानचित्र बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के। तो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में एक नक्शा बनाया था। दोनों जो नक्शा है अल इदरीसी और फ्रांसीसी मानचित्रकार ने जो बनाया था वह दोनों नक्शा एक ही इलाके का है, मगर उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है। उसमें विशेषकर तटीय इलाके के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही बदलती है। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। तो मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। तो यह भिन्नता जो है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं दिखाई देते, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। तो 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द
हिंद के ही कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। तो विदेशी शब्द सीधा साधा शब्द है, तो इसे ही ले लीजिए। हमारे लिए वर्तमान में आज जो है इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, तो वह विदेशी कहलाता है। जो दूसरे देश का रहने वाला हो, जो दूसरे कंट्री का रहने वाला हो, तो हम लोग उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? विदेशी कहते दूसरे देश का रहने वाला है तो वह विदेशी कहा जाता है। परंतु मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज का संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। तो मध्य युग में यह कहा जाता था कि वह कोई भी व्यक्ति हो और कहीं जाता है और उसे कोई नहीं पहचानता है, वो अनजाना होता है, तो उसे उस समाज में या संस्कृति में विदेशी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, तो किसी नगरवासी के लिए वनवासी जो है विदेशी होता था। किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो किसी नगरवासी के लिए वनवासी जो होता था विदेशी होता था, परंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। तो क्लास 6 में हम लोगों ने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, और क्लास 7 के अंतर्गत हम लोग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करती है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। तो धनी व्यक्ति जो थे शासक जन यानी मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों में को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल बीच हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र की गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। तो पांडुलिपि बनाने में तो प्रतिलिपियाँ बनाने में लिपिक जो थे तो प्रतिलिपियाँ बनाने में लिपिक जो थे छोटे मोटे फेरबदल करते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई।
इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार अपना वृत्तांत 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब हम लोग देखते हैं कागज़ का मूल। 2 प्रसंग दिए हुए और इसमें तुलना करना है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। और सेकेंड नंबर पॉइंट है, 1 सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। तो अभिलेखागार ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज यानी वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, तो नस्तलीक लिपि जो है बाईं ओर लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिवस्त लिपि जो है दाईं ओर अधिक संघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो नस्तलीक लिपि बाईं ओर और शिवस्त लिपि दाईं ओर लिखी जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा।